नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुनवाई हो रही थी कि 26 जनवरी को होने वाले किसानों के ट्रैक्टर मार्च पर रोक लगे। इस सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि क्या केंद्र और पुलिस को यह बताने की जरूरत है कि उनके पास पुलिस अधिनियम के तहत शक्तियां हैं। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से पूछा कि आप क्यों चाहते हैं कि अदालत से आदेश मिले, आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल कीजिए। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में कितने लोग प्रवेश करेंगे यह सवाल कानून और व्यवस्था का है, पुलिस तय करेगी, कोर्ट दखल नहीं देगा। यह कहते हुए अदालत ने बुधवार तक के लिए सुनवाई टाल दी। जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सुनवाई मंगलवार को हो क्योंकि यह संवैधानिक जलसा है, तब कोर्ट ने पूछ दिया कि संविधान में कहां पर परेड का जिक्र है। आशीष भार्गव बता रहे हैं कि अदालत की इन टिप्पणियों का क्या मतलब है कि फैसला सरकार करे, अदालत ना करे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और पुलिस को एक बार फिर याद दिलाया है कि जब रैली विरोध प्रदर्शन का मामला हो तो बार बार ऐसे प्रदर्शनों और रैली को रोकने के लिए वो अदालतों का दरवाज़ा न खटखटाए। जाहिर तौर पर जस्टिस एस ए बोबडे जो चीफ जस्टिस हैं और उनकी बेंच ये बताने की कोशिश कर रही है कि जब ऐसे मामले हों और ऐसे मामलों में अगर खुद कार्रवाई की जाए, बलपूर्वक हटाया जाए पुलिस के द्वारा, सुरक्षा बलों के द्वारा प्रदर्शनकारियों को, तो उसमें हिंसा हो सकती है और जान माल और संपत्ति की हानि हो सकती है। ऐसे मामले में जो कार्यपालिका है, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो अदालतों के पास चले आते हैं ताकि उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी ना हो अगर ऐसी कोई घटना हो जाए। तो ऐसे मामले में अदालत हमेशा से ही ऐसा रुख अपनाती रही है और वो आत्म संयम बरतती रही है। हमने शाहीन बाग केस में भी देखा था, जब सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रदर्शनकारी थे जो सार्वजनिक सड़क को पर प्रदर्शन कर रहे थे, उनको भी हटाने के आदेश देने से इनकार कर दिया था। जाहिर तौर पर आज भी अदालत ने यही बताने की कोशिश की है कि सरकार और पुलिस के पास ये अधिकार हैं कि वो रैलियों के लिए, विरोध प्रदर्शन के लिए अनुमति दे। किन लोगों को अनुमति दी जाए, किन लोगों को अनुमति नहीं दी जाए, क्या उनकी संख्या हो, इसके अलावा क्या शर्तें हों, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो पुलिस के अधिकार क्षेत्र में हैं और छूट है सरकार को और पुलिस को कि वो अपने तरीके से इन धरने प्रदर्शनों को नियंत्रित करे। तो साफ तौर पर अदालत ने एक बार फिर यही बताने की कोशिश की है कि जो सरकार और पुलिस की जिम्मेदारी है उससे वो ना बचें और उन अपनी जिम्मेदारी को वो अदालत को पर ना थोपे, ताकि अदालत आदेश जारी करे और उसके बाद जो प्रदर्शनकारियों को वो हटाए तो कम से कम वो ये कह सके कि ये तो अदालत के आदेश थे और वो उनका पालन कर रही है। तो कोर्ट ने एक बार फिर साफ किया है कि स्वतंत्र है सरकार और पुलिस, अपने तरीके से कार्रवाई कर सकती है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कतई दखल नहीं देना चाहता है। इस पूरी प्रक्रिया में कितना समय खराब हो रहा है उसका भी हिसाब होना चाहिए। 26 जनवरी के परेड के लिए किसान आंदोलन के नेता व्यापक तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि राजपथ से 50 किलोमीटर दूर किसानों की परेड होगी। एक यात्रा चालू हुई है अभी गांव-गांव में, वो जा रही है यात्रा राष्ट्रीय किसान महासंघ के बैनर पर। हर घर से एक चम्मच घी और उस गांव की मिट्टी को लेकर ये जो धरना स्थल है, इन धरना स्थलों पर अखंड ज्योति उन शहीदों की याद में जलाई जाएगी जब तक ये आंदोलन यहां चलेगा। और जो मिट्टी गांव-गांव से लेके आ रहे हैं उससे उस धरना के पास में हमारे जो साथी हैं, जो धरने के अलग अलग मुखिया हैं, वो वहां पर वृक्षारोपण करेंगे उन शहीदों की याद में। 26 जनवरी को किसान गणतंत्र परेड का आयोजन दिल्ली के भीतर किया जाएगा। जवान के साथ किसान भी गणतंत्र दिवस पर गण की संप्रभुता का उत्सव मनाएगा। यह परेड आउटर रिंग रोड की परिक्रमा कर आयोजित की जाएगी। इसकी परिक्रमा करके आयोजित की जाएगी। हम आशा करते हैं कि दिल्ली और हरियाणा का पुलिस प्रशासन इस आयोजन में कोई बाधा नहीं पहुंचाएगा। यह परेड पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहेगी। किसी भी किस्म के हथियार, हिंसक कार्रवाई और भड़काऊ भाषा पर बिल्कुल मनाही रहेगी। ये हमने पिछली बार भी कहा था, शांति इस आंदोलन का सबसे बड़ा हथियार है। गणतंत्र दिवस परेड में कोई विघ्न नहीं डाला जाएगा। किसी राष्ट्रीय स्मारक या प्रतीक पर हमला, कब्जा करने की कोई कोशिश नहीं होगी। ये सब इसलिए कहना पड़ रहा है, वो कभी लाल किले की बात हो जाती है, कभी राजपथ की बात हो जाती है, कभी पार्लियामेंट बिल्डिंग की बात हो जाती है।
हम बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं, ऐसे किसी, ये सब हमारे सम्मान के प्रतीक हैं। हर वाहन पर राष्ट्रीय ध्वज और साथ में किसी भी किसान संगठन का झंडा होगा, किसी भी पार्टी के झंडे की मनाही होगी। तो दिल्ली के बाहरी रिंग रोड पर किसानों की गणतंत्र दिवस की परेड होगी, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगा। क्या आप इस सवाल से जूझ रहे हैं कि जब एक गणतंत्र दिवस का परेड हो रहा है तो किसानों को नहीं करना चाहिए? गणतंत्र दिवस के परेड तो राज्यों से लेकर जिलों तक में होते हैं। क्या किसी को इसकी चिंता है कि उस दिन गणतंत्र दिवस के परेड के सामने किसानों के ट्रैक्टर परेड की चर्चा ज्यादा हो जाएगी? गोदी मीडिया के रहते ऐसी चिंता क्यों करनी चाहिए? जब व्हाट्सएप की चैट की चर्चा बंद है तो ट्रैक्टर मार्च की चर्चा क्यों होगी? लेकिन कितना अजीब है कि एक तरफ किसान गणतंत्र दिवस के परेड की तैयारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ किसान आंदोलन से जुड़े 40 लोगों को आतंकी फंडिंग के मामले में हो रही जांच के लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं। किसानों ने सोचा होगा कि गणतंत्र दिवस के दिन तिरंगा लहराकर परेड करने से अपनी देशभक्ति का मुजाहिरा कर देंगे, लेकिन अब वो काफी नहीं है। देशभक्त तो वही होता है जिसे दो लोग परिभाषित करते हैं, एक सरकार और एक दूसरी गोदी मीडिया। बाकी आप खुद से खुद को देशभक्त कहते रहिए, उसकी कोई वैधता अब नहीं बची है। बलतेज पन्नू पंजाब और पंजाबी भाषा के वरिष्ठ पत्रकार हैं, 20 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं। भारत में भी और कनाडा में भी पत्रकारिता की है। बलतेज ने बताया कि 14 साल कनाडा में रहे, वहां एक साप्ताहिक अखबार का संपादन किया। ओंटारियो प्रांत के रोजर्स टीवी के स्टेट हेड थे। ओंटारियो प्रांत में पील एक इलाका है जहां बहुत सारे एनआरआई रहते हैं। उस इलाके की पुलिस से बेस्ट एथनिक एडिटर का अवार्ड मिला था। इस वक्त वे अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के कई रेडियो चैनलों के लिए काम करते हैं। बलतेज पन्नू का कहना है कि जीवन भर वे अलगाववाद और खालिस्तान के खिलाफ लिखते रहे हैं, बोलते रहे हैं। खालिस्तान के खिलाफ लिखने से जीवन पर भी खतरा हुआ। उस दौरान कनाडा के नाउ अखबार में पन्नू पर एक लेख छपा था, मैन ऑन द एज। पन्नू सिक्स फॉर जस्टिस के आलोचक रहे हैं। 2019 में जब उन्होंने सिक्स फॉर जस्टिस के कानूनी सलाहकार से उनकी संस्था के बारे में बात करनी चाहिए तो पन्नू के नंबर को ब्लॉक कर दिया गया और संपर्क काट दिया गया, क्योंकि वे इस संस्था के खिलाफ लिखते बोलते रहे हैं। पन्नू ने सिंधु बॉर्डर से, गाजीपुर से और शाहजहांपुर से कवरेज किया है। क्या कवरेज करना गुनाह है? पन्नू का कहना है कि उन्होंने तो यह लिखा है कि किसान यूनियन के अलावा कोई चंदा जमा नहीं कर सकता है। वो तो चंदे के मामले में पारदर्शिता की वकालत करते रहे हैं। पन्नू इस बात से आहत हैं कि उन्हें एनआईए ने नोटिस भेजा। उन्हें 19 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। मेरे को सबसे बड़ी हैरानगी इस बात की है कि मैं सिर्फ कवरेज कर रहा हूँ, उसके लिए नोटिस क्यों मिला है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो किसान जत्थेबंदियाँ हैं, जो किसान यूनियंस हैं, मेरा उनके साथ तो कोई संपर्क नहीं है। क्या सिर्फ कवरेज के लिए ही ऐसा नोटिस मिल सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल मेरे लिए है। बाकी तो जब इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें मालूम पड़ेगा, लेकिन अभी जो एक नोटिस ही मिला है कि आपको इन्वेस्टिगेशन में शामिल होना है। मैं अपने एडवोकेट्स के साथ बात कर रहा हूं, जैसे वो मेरे को गाइड करेंगे उसी तरीके से फिर मैं आगे चलूंगा। बलतेज पन्नू की पंजाब की राजनीति और समाज पर गहरी पकड़ मानी जाती है। कई बार इनका नाम सुना है, लेकिन क्या किसान आंदोलन के ऊपर लिखने के कारण पन्नू को एक भारी भरकम जांच एजेंसी का बुलावा आया है? इसी तरह पत्रकार जसवीर सिंह मुक्तसर को भी एनआईए ने नोटिस भेजा कि वे 18 जनवरी को हाजिर हों। जसवीर सिंह ने ट्वीट किया है, मैंने एनआईए को बताया है कि पारिवारिक कारणों से 18 जनवरी की पूछताछ में शामिल नहीं हो सकता। एनआईए ने उस दिन की पूछताछ स्थगित कर दी है, अब आगे होगी। जसवीर सिंह के बेटी हुई है। उन्होंने ट्वीट किया है कि अभी तो बेटी अस्पताल से घर भी नहीं जा सकी है कि एनआईए का नोटिस आ गया। जसवीर सिंह ने कहा कि वे किसान आंदोलन में शामिल होने जा रहे हैं। किसान आंदोलन और नागरिकता कानून के विरोध में हुए आंदोलन के बीच ना चाहते हुए भी कई समानताएं निकल आती हैं। एनआईए और आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए की कमी थी जो अब पूरी हो गई है। इसमें हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली ने जानकारी दी है कि एनआईए ने एक एफआईआर की है जिसमें अमेरिका स्थित
गुरु पतवंत सिंह पन्नू, ब्रिटेन के रहने वाले परमजीत सिंह पम्मा और कनाडा के हरदीप सिंह निज्जर के खिलाफ फंड जमा करने के मामले में आरोप लगाए गए हैं कि ये लोग सिख फॉर जस्टिस के नाम की संस्था के बैनर तले फंड जमा कर रहे थे, जो भारत सरकार के खिलाफ बगावत की बात करती है। सिख फॉर जस्टिस और अन्य के खिलाफ यूएपीए के तहत एक केस भी दर्ज किया गया है। एनआईए ने करीब 40 लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। फिल्म कलाकार दीप सिंह संधू ने एनआईए के सामने उपस्थित होने से इनकार कर दिया है। एक एफआईआर जो कि दिल्ली में 15 दिसंबर 2020 को रजिस्टर की गई है, उस कॉन्टेक्स्ट में हमें समन किया जाता है, जबकि हम यहाँ 26 नवंबर 2020 से बैठे हैं। सो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। सो अपनी क्रेडिबिलिटी कहीं ना कहीं वो लूज कर रहे हैं। और मीडिया, कुछ चुनिंदा नेशनल चैनल, उनकी जो परफॉर्मेंस रही है इस प्रोटेस्ट के दौरान वो हम सबको पता है। सो मैं इस देश के हर सिटीजन को ये रिक्वेस्ट करूंगा, हमारा फंडामेंटल राइट है, हम प्रोटेस्ट करें किसी पॉलिसी मेकिंग के अगेंस्ट, अपनी आवाज़ बुलंद करें, और वही हमने एक्सरसाइज किया है। आज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी समन्स भेजकर हमारा फंडामेंटल राइट हमसे छीन रही है। बलदेव सिंह सिरसा किसान नेता हैं। उन 40 नेताओं में शामिल हैं जो सरकार से होने वाली बातचीत में जाते हैं। उन्होंने भी एनआईए के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है। ये जो नोटिस जारी हुआ है, ये केंद्र सरकार इखलाकी तौर पे हार चुकी है, लेकिन दुख की बात यह है कि ये अपनी हार मानने को तैयार नहीं। एनआईए एजेंसी जो इंडिपेंडेंट है, उसका भी इसने सहारा लिया, और उसकी तरफ से हमारे को जो इन्होंने नोटिस भेजा था, मैं उस नोटिस पे कल नहीं गया। और आगे के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो आगे जेकर नोटिस आता है, तो मेरा संयुक्त मोर्चे का मैं एक मेंबर हूँ, जो 40 संगठनों का एक संयुक्त मोर्चा बना है, तो मैं उसमें एक मेंबर है, मैं एक मेंबर हूँ। और संयुक्त मोर्चे ने फैसला कर दिया कि एनआईए एजेंसी के पास नहीं जाएंगे। तो मैं बगैर संयुक्त मोर्चे के आदेशों से एनआईए के सामने पेश नहीं होऊंगा, क्योंकि सरकार हमारे पर दबाव डाल रही है। हम किसी दबाव से डरने वाले नहीं। ना जाने वालों को एनआईए अगली तारीख दे रही है। जैसे प्रोफेसर बलजिंदर पाल सिंह ने एनआईए से कहा है कि वे ठीक नहीं हैं, तबीयत ठीक नहीं है। एनआईए ने उनसे अपनी सुविधा के अनुसार आने को कहा है। ट्विटर पर एक हैशटैग भी चला है, एनआईए यूज्ड अगेंस्ट फार्मर, मतलब किसानों के खिलाफ आतंक जैसे मामलों की जांच करने वाली संस्था का इस्तेमाल किया जा रहा है। खालसा एड के सीईओ रविंदर सिंह ने हैशटैग को ट्वीट किया है और लिखा है कि हम सच के साथ खड़े हैं। केंद्र सरकार में मंत्री रह चुकी हरसिमरत कौर बादल ने ट्वीट किया है कि पहले बीजेपी की केंद्र की सरकार ने किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए खालिस्तानी कहा, फिर बातचीत का नाटक किया और फिर सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया। जब सभी तरीके फेल हो गए तो एनआईए का सहारा लेकर किसान नेताओं को डराया जा रहा है। इस संस्था का दुरुपयोग निंदनीय है। सुखबीर सिंह बादल ने भी ट्वीट कर कहा है कि एनआईए और ईडी का इस्तेमाल किसान नेताओं को डराने के लिए किया जा रहा है। दुनिया के कई हिस्सों से अपने राहत और बचाव कार्य के लिए तारीफें बटोरने वाली संस्था खालसा एड को भी एनआईए ने नोटिस भेजा है। अपने बयान में खालसा एड ने कहा है कि हम इस तरह के समन को लेकर काफी चिंतित हैं। बस ड्राइवर से लेकर किसान नेताओं को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। आतंकवाद को सपोर्ट करने और एंटी नेशनल होने के आरोप में इनकी जांच हो रही है। वहां आंदोलन में जमीन पर काम कर रही हमारी टीम को भी एनआईए ने नोटिस जारी किया है। हम एक संगठन के तौर पर पूरी तरह से पारदर्शिता बरतते हैं, हर देश के प्रोटोकॉल का पालन करते हैं। जब तक एनआईए मामला बंद नहीं हो जाता तब तक हम और जानकारी देने में सक्षम नहीं है। हमारी टीम एनआईए के हर सवाल का जवाब देगी और सहयोग करेगी। खालसा एड के 3 सदस्यों को एनआईए का नोटिस आया और एक हमारे जब तक हमें मालूम नहीं था कि और भी लोगों को आया, और फ्राइडे को हमारे एक सदस्य ने विजिट भी किया और उनकी जो क्वेश्चनिंग थी वो फंडिंग के रिगार्डिंग थी। और मैं इस वीडियो के जरिए ये भी अपील करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि अगर एनआईए को लगता है कि इस फार्मर प्रोटेस्ट की अंदर अगर कोई एजेंसीज काम कर रही हैं या कोई ऐसे लोग शरारती अंसर काम कर रहे हैं जिससे हमारे देश की जनता को, हमारे देश के लॉ एंड ऑर्डर को फर्क पड़ता है, खतरा है,
और हम इस इंक्वायरी को आपको इस इंक्वायरी के जरिए फुली कोऑपरेट करेंगे। आपकी जो भी क्वारीज हैं हम आपके पास विजिट करने को रेडी हैं। बस यही रिक्वेस्ट है कि जो संस्थाएं यहाँ पे सेवा कर रही हैं या जो लोग यहाँ पे किसानी मोर्चे में भाईचारे के जरिए प्यार बांट रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उनको किसी भी अननेसेसरी हरासमेंट नहीं की जाए। अकाली दल ने केंद्र सरकार को आगाह किया है कि वे किसानों को रोकने के लिए एनआईए का इस्तेमाल ना करें। विपक्ष के नेताओं ने भी ऐसा ही कहा है। सेंटर सरकार विच फ्रस्ट्रेशन आ गई, वो सोचते सी किसानां दी जिहड़ी संघर्ष है वो कमजोर हो जाऊगा, खत्म हो जाऊगा, पर उन्होंने देखा जिन्ना लेट करी जाते उन्ना तगड़ा संघर्ष हो जाते हैं। आ सारा कुछ अंडर फ्रस्ट्रेशन कर रहे हैं तो श्रोमणी अकाली दल स्ट्रोंगली कंडेम कर दी है। जिवें उन्होंने गलतफहमी सी कि यार जिन्ना लंबा कर दोगे तो फेल हो जूगी, उन्ना का वध गया। उवें नोटिस दे के जिन्ना तुसीं तंग करोगे, जिन्ने नोटिस दोगे उन्ना संघर्ष तेज होगा। क्या इस देश का किसान, आप उसे कभी उग्रवादी, कभी आतंकवादी, कभी नक्सलवादी, कभी चीन का एजेंट, कभी पाकिस्तान का एजेंट, मोदी जी आप क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? कभी पत्रकारों को एनआईए का नोटिस, कभी किसानों को एनआईए का नोटिस, कभी आड़तियों के ऊपर इनकम टैक्स की रेड। आप क्या समझते हैं, मोदी सरकार क्या समझती है कि इन एजेंसियों के डराने और धमकाने से देश का किसान झुक जाएगा? प्रधानमंत्री जी, ये गलत फहमी दूर कर दीजिए। आपकी इन फर्जी एजेंसियों के फर्जी नोटिसों से किसान इन गीदड़ भभकियों से डरने वाला नहीं। नागरिकता कानून के विरोध में हुए आंदोलन के समय भी विदेशी चंदे की बात उठाकर एनआईए को आगे किया गया और जांच हुई। क्या अब किसान आंदोलन को भी एनआईए की जांच की चुनौती का सामना करना होगा? किसान आंदोलन को नागरिकता कानून के विरोध के बाद का हाल देखना चाहिए। आंदोलन के खत्म होते ही चंद लोगों पर संगीन धाराएं लगा दी गईं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नताशा नरवाल, देवांगना कालिता जब कभी अपने उस वीडियो की मांग करती हैं जिसके आधार पर उन्हें कथित रूप से आरोपी बनाया गया है, उमर खालिद भी मांगते हैं, तो वो वीडियो नहीं दिया जाता और वो महीनों जेल में रखा गया है। पुलिस हर बार कानूनी दांव पेच का सहारा लेकर नहीं देती है। इस बारे में मीडिया के किसी कोने में खबरें छप जाती हैं, आप देखेंगे तो पता लगेगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने एनआईए के सहारे आंदोलन को दबाने की रणनीति की आलोचना की है। देखिए, ये एनआईए नहीं कर रही, ये वो सरकार कर रही जो किसी रोज बोलती थी कि हमारी 56 इंच की छाती है। आज उनकी छाती सुकड़कर छोटी हो गई, आज हृदय छोटा हो गया नरेंद्र मोदी का, आज कमजोर हो गए किसानों के आंदोलन के आगे। वो अपनी कमजोरी दिखा रहे हैं कि हम इस आंदोलन को हमने हथकंडा अपना लिया, हर शरारत कर ली, लेकिन इस आंदोलन को कमजोर करने में कामयाब नहीं हो सके। तो आज जिन्होंने लंगर लगाए हैं, जो ट्रांसपोर्ट यहाँ किसानों को लाती ले जाती है, आज जो लोग गरीब जो शहीद जो हो गए उनके परिवारों को जो सपोर्ट कर रहे हैं, उनको एनआईए के नोटिस भेज रहे हैं। जी, ये सीधा बेसिकली इस आंदोलन को रोकने की कोशिश है, उसका जो मेन मुद्दा है उसको डाइवर्ट करने की, डिरेल करने की कोशिश है सरकार की। हमने पास्ट में भी देखा है कि सरकार का यही रवैया रहा है। जब प्रोटेस्ट हुए हैं, जब छात्र दिल्ली में कह लो फीस वृद्धि के खिलाफ बोल रहे थे, सीट कट के खिलाफ बोल रहे थे, तब उन पे टैग लगा दिया कि ये तो एंटी नेशनल हैं। जब लोग सीए, एनआरसी, एनपीआर के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको टेररिस्ट बोल दिया, उनके ऊपर इंक्वायरियां चला दी। मतलब तब हमारे बहुत सारे साथी जो युवा उसमें शामिल थे, उन पे यूएपीए लगा के अभी तक उनको जेल में बंद किया हुआ है। पर सरकार क्या कर रही है, इसको अलग अलग रंगत देने की कोशिश कर रही है। पहले ये खालिस्तानी वाला लेकर आती है, फिर ये नक्सलवादी वाला लेकर आती है, कभी ये कुछ लेकर आती, कभी इनको लगता है कि औरतें जो है वो ये किसी के कहने पर आकर यहाँ सड़कों पे बैठी हैं। तो हमें ये इसके पीछे का मंतव समझना होगा, क्योंकि यही मंतव जो है उन्होंने सीए एनआरसी में किया था। तब भी ये सेपरेट इनको लगा था कि अलगाववादी जो है वो मूवमेंट में घुसे हुए हैं। सरकार हर तरह से जो भी उनके पास जो हथियार है, जब बोल सकते हैं फोर्स है, पुलिस है, जिस तरह से भी वो जो इसे दबा सकती है, वो हर उस इंस्टीट्यूशन को यूज़ कर रही है, एजेंसियों को यूज़ कर रही है। तो इसलिए हमें लगता है कि ऐसे जो इसके खिलाफ जो है किसान जो है, जो हमारे नेता लोग हैं, जो हमारे साथी हैं, वो सभी इन संबंधों को कुछ नहीं समझते। एनआईए लोगों से ऊपर नहीं है। जब इनके सारे कुछ फेल हो गए तो इन्होंने सोचा कि हम ये एनआईए के नोटिस देकर शायद हम इस जो किसान आंदोलन में
अपना भाग ले रहे हैं, हिस्सा डाल रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, अपनी सुविधाएं दे रहे हैं, उनको हम इस हिसाब से डरा लेंगे तो मेरे को नहीं लगता कि किसान भाई, ये तो सबसे बड़ी देश भक्त कौम है, ये एक फिरके की आदमी नहीं है। देखो ये सारे बंदे जो हैं ये सुरखरू निकलेंगे क्योंकि इन्होंने कोई गलत काम नहीं करा। अब ये जो नैरेटिव जो खींचना हो कि जी इधर खालिस्तानी बढ़ गए हैं, जी ये बढ़ गए हैं, ये गलत बात है। ये मतलब लोगों को ये जो इतना सच्चा सुच्चा आंदोलन है इसको गलत राय देना, मेरा ख्याल ये सरकार को अपने आप को इसके गुरेज करना चाहिए। एनआईए का सामना अकेले की लड़ाई हो जाती है। मामले इतने लंबे चलेंगे कि आंदोलन का एक और इम्तहान हो जाएगा। मैंने कई बार कहा है कि किसान शब्द अब स्टेट के सामने वैसा नहीं रहा जैसा होने का पहले भ्रम था या होता था। पहले के किसान आंदोलनों के समय साथ देने वाले नेताओं के पुराने बयान देखकर आप पुराने दिनों के सपने देख सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का यह बयान हाजिर है। किसान न्याय पाने के लिए लड़ रहे हैं। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, दमन के तरीके छोड़ दीजिए, डराने की कोशिश मत करिए। किसान डरने वाला नहीं है। हम किसानों के आंदोलन का दलीय राजनीति के लिए उपयोग करना नहीं चाहते, लेकिन हम किसानों की उचित मांग का समर्थन करते हैं। अब तो हर आंदोलन में सरकार और देश के खिलाफ साजिश का एंगल देखा जाने लगा है। कई बार गोदी मीडिया इस थ्योरी को आगे बढ़ाता है और कई बार सरकारी एजेंसियां भी सक्रिय हो जाती हैं। सिर्फ जिनके व्हाट्सएप ग्रुप में कथित तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसले की जानकारी 3 दिन पहले से घूम रही हो और जिसका इस्तेमाल ऐसे व्यक्ति के साथ हो रही बातचीत में किया जा रहा हो जिनसे धंधे में फायदे का हिसाब किताब चल रहा था, वैसे मामले में सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय नहीं होती हैं। एक बात कह रहा हूं, थोड़ा सब्र भी किया कीजिए, पूरी बात भी बताऊंगा। 16 जनवरी को पलवल के केएमपी चौक का नाम किसान क्रांति चौक रख दिया गया। इस जगह पर भी दिसंबर के पहले हफ्ते से आंदोलन चल रहा है। यहीं पर सरदार सुरेंद्र सिंह सिद्धू 1 महीने तक धरने पर बैठे रहे, जिनकी ठंड से 3 जनवरी को मौत हो गई। उनकी याद में यहां एक पिलखन का पेड़ लगाया गया है। इस कार्यक्रम में आसपास के गांव के लोग भी शामिल हुए। जो क्रांति चौक नाम देना है किसान का, वो भी अगर आप ठीक समझेंगे तो 26 तारीख को अपना झंडा यहीं लहरा देंगे, अपना यहीं पे। इसके लिए सुरेंद्र सिंह सिद्धू के बेटे, भाई, दामाद और बहनोई को बुलाया गया। यहां पर गांव के लोगों की मदद से एक स्तंभ भी लगाया जाएगा। शनिवार को सरदार सुरेंद्र सिंह के परिवार के सदस्यों और आंदोलन में शामिल अन्य बुजुर्गों को सरोपा देकर सम्मानित किया गया। आप इन ट्रैक्टरों को देख सकते हैं। इनमें से 100 के करीब ट्रैक्टर सरदार सुरेंद्र सिंह अपने साथ लेकर आए थे। जब वे ग्वालियर से चले थे तो 2500 लोगों को लेकर निकले थे। किसानों का कहना है कि पलवल में भी हजारों किसान धरने पर बैठे हैं और ज्यादातर सुरेंद्र सिंह सिद्धू के साथ आए थे। फैसला लिया कि यहाँ पर क्रांति चौक, जहां पर हमें रोका गया दिल्ली से जाने से, वहां पर एक क्रांति चौक जिसकी शुरुआत यहाँ से सरदार सुरेंद्र सिंह जी के नाम से होगी। हमने बताया था कि ग्वालियर के सुरेंद्र सिंह सिद्धू बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता थे। बीजेपी के कुछ नेताओं ने परिवार से निजी तौर पर संपर्क कर सांत्वना दी है, लेकिन आधिकारिक तौर पर पार्टी की तरफ से शोक संदेश नहीं आया है। उनके निधन के बाद शोक संवेदना करने भाजपा के वर्तमान सांसद सेजवलकर जी पहुंचे, अटल बिहारी के भांजे अनूप मिश्रा जी, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के भतीजे विवेक मिश्रा जी सभी पहुंचे, लेकिन किसी ने किसी प्रकार की परिवार को सहायता देने के लिए नहीं कहा। जबकि सुरेंद्र सिंह 1983 से लेकर 2020 तक भाजपा के लिए समर्पित रहे। उन्होंने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के लिए भी तन मन से काम किया, लेकिन उन्होंने आज तक उनके लिए शोक संवेदना भी नहीं दी। लेकिन आधिकारिक तौर पर पार्टी द्वारा उनके लिए कोई शोक संवेदना नहीं की गई और हम लोग चाहते हैं कि उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। ये पार्टी से हमारी मांग है, क्योंकि वो हमेशा पार्टी के लिए समर्पित रहे। 55 दिनों से आंदोलन चल रहा है। अब इस आंदोलन को आतंक के मामले में हो रही जांच के साये से भी गुजरना होगा। उधर ओडिशा से भी कुछ किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं।
जब यह किसान जमशेदपुर पहुंचे तब सिख समाज ने इनका भरपूर स्वागत किया। इसमें कांग्रेस के भी नेता शामिल थे स्वागत करने वालों में। ओडिशा के किसान नेता अक्षय कुमार के नेतृत्व में नवनिर्माण किसान संगठन की किसान दिल्ली चलो यात्रा दिल्ली के लिए रवाना हुई है। ये सफर की तस्वीर है जो किसान नेताओं ने भेजी है। इस यात्रा में 6 बसों में सवार 500 किसान ओडिशा से दिल्ली के लिए चले हैं। 15 जनवरी को यात्रा शुरू हुई है। जगह जगह पर इन किसानों का गुरुद्वारा कमेटी के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। खड़गपुर पहुंचकर इन्होंने 1 किलोमीटर की पदयात्रा की और पैदल चलते हुए झारखंड में प्रवेश किया। जब जमशेदपुर पहुंचे तो वहां के सिख समाज ने तिलक मांझी मैदान में स्वागत किया, किसानों को भोजन कराया। भगवान सिंह के नेतृत्व में सामाजिक संगठन ने लंगर का अरेंजमेंट किया था। इन किसानों ने बताया कि झारखंड में ही 20 जगहों पर उनका स्वागत हुआ है। हमने जो महसूस किए सरकार का निष्ठा और ईमानदार नहीं है इस काला कानून को रद्द करने के लिए या एमएसपी को लीगलाइज करने के लिए, इसलिए हमने महसूस किए अगर इस आंदोलन को आगे व्यापक नहीं बनाया जाएगा और जनमत को लेकर, संगठित जनमत को लेकर, ताकतवर जनमत को लेकर हम प्रेशराइज नहीं करेंगे गवर्नमेंट को, तब तक गवर्नमेंट मानेगा नहीं। इसलिए हमने ये जो 7 दिन का यात्रा हमने तय किए हैं 15 तारीख से 21 तारीख तक, 7 दिन का यात्रा 7 दिन 7 राज्यों में एक आवाज बनकर निकलेगा जय किसान, और वो सरकार को मजबूर करेगा इस कानून को रद्द करने के लिए और एमएसपी को लीगलाइज करने का कानून पास करने के लिए। कई बार लगता है कि किसान आंदोलन सिर्फ बातचीत और आतंक के मामले में हो रही जांच की चर्चाओं तक ही सीमित है और ठहर गया है। हर दिन इस आंदोलन में नई नई चीजें जुड़ रही हैं जो अब पहले की तरह सामने नहीं आती। यही खूबी है इस आंदोलन की। जैसे अब हरियाणा के हर गांव से 1 चम्मच घी और मिट्टी जमाकर आंदोलन स्थल लाने का कार्यक्रम बनाया गया है। आखिर एक आंदोलन एक ताकतवर सरकार और ताकतवर गोदी मीडिया के सामने 55 दिनों तक कैसे टिका रह गया? आज के जमाने में यह हैरानी की बात तो है ही। मुकेश सिंह सेंगर ने आज कई ऐसे लोगों से मुलाकात की जो अलग अलग राज्यों से चलकर इस आंदोलन में शामिल होने आए हैं। इनमें से कोई छात्र है, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है। आज का दिन इसलिए भी खास है कि आज मंच के संचालन से लेकर भाषण तक का काम, सुरक्षा तक का काम महिला नेताओं का रहा। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के आंदोलन का आज 54वां दिन है और आज दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर किसान महिला दिवस मनाया जा रहा है। आप देखें कि इस वक्त मैं सिंघू बॉर्डर पर हूं और कितनी बड़ी संख्या में देश के अलग अलग राज्यों से महिलाओं का जो हुजूम है वो यहाँ पर पहुँच गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टेज के अंदर का हिस्सा कि किस तरह से महिलाएं यहाँ पर पहरेदारी कर रही हैं। आप कहाँ से आए हैं? चंडीगढ़ से। अच्छा, क्या करते हैं वैसे आप? हमारा एक वुमेन कलेक्टिव है बेखौफ आजादी, हम उससे जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर क्या जिम्मेदारी मिली आपको आज? आज एज ए वॉलंटियर। यहाँ पर जो लोग चंदा देते हैं, ये चंदा जो है आमतौर पर यहाँ पर पुरुष यहाँ पर बैठकर लेते थे, लेकिन आज सारी महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं और यही चंदा ले रही हैं। मैम, आप कहाँ से आए? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से हूँ, मैं इंदू धवन हूँ और मैं जो है सारे को जो भी हो रही है स्क्रूटनी मैं जो है वो भेज रही हूँ कि जो लोग स्टेज पे होंगे और यार बाकी सारी सादे जो इधर हैं वोमेन वो भी सारी औरतें ही हैं। आपको क्या जिम्मेदारी मिली यहाँ पर? सर वॉलंटियरिंग वर्क है, क्राउड को मैनेज करना है शिफ्ट्स में, ताकि क्योंकि आज महिला दिवस है तो सारी लेडीज ही ऑर्गेनाइज कर रही हैं ताकि एक स्मूथ तरीके से पूरा प्रोग्राम रन हो सके। मैं जी कोऑर्डिनेट कर रही हूँ सारे वॉलंटियर्स का, जिसको ब्रेक की जरूरत है उसको ब्रेक देंगे। रेस्ट रूम वगैरह यहाँ पर बुजुर्ग बीबी आई हुई हैं, उनको रेस्ट रूम वगैरह लेके जाना पड़ता है, तो सारी उस चीज़ की जिम्मेवारी है। कितने लोग आए आपके यहाँ से? हम बस आई है जी 40 लड़कियों की। शहीद भगत सिंह की भांजी गुरदीप कौर फिर से आंदोलन में पहुंची हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ नहीं कर रही, आए दिन बातचीत को लेकर बयान आते रहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले अपने एक अजीज शिक्षक को याद करना चाहता हूं, प्रोफेसर सुनील कुमार। दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के प्रमुख थे, इस्लाम और मध्यकालीन इतिहास पढ़ाते थे। प्रोफेसर सुनील ने मध्यकालीन इतिहास के शिक्षण, लेखन और समझ में
महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया। हम जैसे छात्रों को खंडहरों, किलों, मकबरों में लेकर जाते थे और वहां खड़े होकर इतिहास पढ़ाया करते थे, बास्केटबॉल खेला करते थे। सेंट स्टीफेंस कॉलेज से स्नातक किया और वहां पढ़ाया भी। ड्यूक यूनिवर्सिटी से पीएचडी की। उनकी 2 किताबें हैं, द इमर्जेंस ऑफ द दिल्ली सल्तनत एंड द प्रेजेंट इन दिल्लीज पास्ट। सुनील कुमार के स्कॉलरशिप पर बोलने के लिए मैं ठीक व्यक्ति नहीं हूं और टीवी उसकी जगह नहीं है, लेकिन जीवन में जब कोई अच्छा शिक्षक मिले और आप जहां भी हों, उन्हें याद किया कीजिए। अच्छे शिक्षक की बहुत कम तस्वीरें होती हैं, कुछ ग्रुप फोटो होते हैं, लेकिन उनके छात्र इस कदर घेर लेते हैं कि प्रोफेसर ही नहीं दिखाई देते हैं। सुनील कुमार जैसे लोकतांत्रिक मिजाज के प्रोफेसर बहुत कम होते हैं। छात्रों के लिए हमेशा उपलब्ध रहने वाले और घंटों काम करने वाले। अंतिम सांस लेने से 1 घंटा पहले तक वे अपने विभाग को ईमेल कर रहे थे, देर रात तक काम कर रहे थे। खराब फेफड़े और दिल्ली की प्रदूषित हवा ने उनकी जिंदगी पर विराम लगा दिया। 17 जनवरी को प्रोफेसर सुनील कुमार हम सभी को छोड़ गए। हम उन्हें नहीं छोड़ पाएंगे। अलविदा प्रोफेसर सुल्तान। If you start talking about Naukri in the 18th and 19th century, or we talk about Naukri in the Hindi cinema, and we hear a Naukri saying, "Banda Hazir hai," we say, this is the Delhi Sultanate speaking. आखिर इंदौर के कांस्टेबल रंजीत सिंह में ऐसी क्या खास बात है कि लाखों लोग उनके दीवाने हैं। दरअसल अपने काम के प्रति लगाव, जुनून और मोहब्बत, शायद यही वो चीजें हैं जो रंजीत सिंह को खास बना देती हैं। अपने मून वॉक और डांस के जरिए ट्रैफिक को मैनेज करते हुए ट्रैफिक कांस्टेबल रंजीत सिंह इंदौर में इस हाईकोर्ट के गेट के बाहर। माइकल जैक्सन का मशहूर मून वॉक, डांस की अलग अलग मुद्राओं से ट्रैफिक का नियंत्रण। रंजीत सिंह के इस अनोखे सफर की शुरुआत दर्दनाक दास्तान से हुई। मैं जब ट्रैफिक में आता तब कुछ महीने हुए थे मेरे को ड्यूटी करते हुए, और मेरा एक दोस्त था, वो ट्रेनिंग के बाद यहाँ पर 3 साल बाद आ रहा था, तो मैंने उससे बोला था आजा मिल के बात करते हैं, और वो आ रहा था और मैं ड्यूटी कर रहा था, नॉर्मल ड्यूटी जैसे नहीं कर रहा था। एंड कुछ देर बाद वॉकी टॉकी पे कॉल हुआ कि एक एक्सीडेंट हुआ है बाईपास पे, आप जाके उनको देख लीजिए और वहाँ जाम लग रहा है। तो मैं जब गया तो देखा तो अपनी फ्रेंड की बॉडी थी। दैट टाइम मुझे बहुत गुस्सा आया था कि एक 22 ईयर बंदा जो कि देश के लिए कुछ कर सकता था वो रोड पे क्यों मरा। मैं वहाँ से आया, गुस्से में इधर से उधर घूम रहा था। जब मैं घूम रहा तो मेरे सुपर ऑफिसर ने बोला रंजीत आप घूम रहे हो, वॉक कर रहे हो तो लोग रुक रहे हैं। तो मेरे अंदर कहने का एक डांसर था, तो जो मून वॉकर था उसको मैं रोड पे लेकर आया। यातायात को नियंत्रित करने के इस अंदाज से रंजीत बहुत मशहूर हो गए। कई टीवी शो में वो दिख चुके हैं। वरिष्ठ अधिकारी भी रंजीत के इस अंदाज के कायल हैं। अपने काम को अगर कोई व्यक्ति शिद्दत से करता है और उसमें इनोवेशन करता है तो निश्चित तौर पर जैसा कि उसका चौराहा जब हम लोग देखते हैं वो किस चौराहे पे काम करता है, उस चौराहे पे ट्रैफिक रेगुलेशन अच्छे से चलता है और उसका एक ऑरा है जिसके कारण वो किसी को भी रोक पाने में सक्षम होता है। मतलब कोई व्यक्ति, जैसे अन्य चौराहों पे हम देखते हैं हुज्जत हो जाती है, लोग आके आर्गूमेंट करने लगते हैं, ट्रैफिक स्टाफ से झगड़ने लगते हैं। उसके स्टाफ पर वो किसी भी व्यक्ति को रोक देता है, किसी भी हस्ती को रोक देता है, लेकिन कोई उससे झगड़ता नहीं है। देश के सबसे साफ शहर में ट्रैफिक कांस्टेबल रंजीत को बेस्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए पुरस्कार मिला है। वो जवानों को बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए ट्रेनिंग भी देते हैं। इंदौर से कैमरा पर्सन रिजवान खान और समीर के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।